चलिए बात करते हैं एक और प्रश्न की। हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग मॉसबी की फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सॉल्व कर रहे हैं और उसमें आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 165। क्या पूछना चाह रहे हैं हमसे? ये पूछ रहा है द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन। ध्यान से देखिएगा, प्रायोरिटी हमसे पूछ रहा है फॉर क्लाइंट ड्यूरिंग इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, यानी इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आप किसको दोगे? ऑप्शन है मॉनिटरिंग वाइटल साइन, ऑब्जर्विंग फॉर हैमरेज, मेंटेनिंग पेटेंट एयरवे एंड रिकॉर्डिंग द इनटेक एंड आउटपुट। तो अगर आपने नर्सिंग का बेसिक्स भी पढ़ा हुआ है तो आपको एक बात पता होगी कि प्रायोरिटी हमेशा एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन ABC पे चलती है। सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी हमेशा नर्सिंग में आप किसको दोगे? एयरवे को दोगे। किस में दोगे? एयरवे को। सेकंड में ब्रीदिंग एंड थर्ड में सर्कुलेशन। तो अगर आप ये फंडा जानते हैं तो आप इसका आंसर आराम से बता सकते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में सबसे इम्पॉर्टेंट बात होगी उस क्लाइंट का पेटेंट एयरवे को मेंटेन करना। चलिए जानते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड से बनने वाले और कौन कौन से प्रश्न मॉसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड से रिलेटेड एनक्लेक्स के क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले हाइपो एक्टिव बाउल साउंड। मेरी बात सुनिए, कभी भी ऑपरेशन के बाद पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में अगर कभी भी आपको क्वेश्चन में लिखे कि एक मरीज के जो बाउल साउंड है वो हाइपो एक्टिव आ रहे हैं, कम सुनाई दे रहे हैं, हाइपो एक्टिव बाउल साउंड आ रहे हैं, तो याद रखना वो एक नॉर्मल फाइंडिंग है, क्योंकि ऑपरेशन के सीधा बाद पेरिस्टाल्सिस स्टार्ट नहीं होता है, कुछ टाइम लगता है और उन दिनों हाइपो एक्टिव बाउल साउंड आपको सुनाई दे सकता है इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में। तो याद रखना ऑपरेशन के बाद हाइपो एक्टिव बाउल साउंड आना एक नॉर्मल फाइंडिंग है। नेक्स्ट, अगर मेंटेन करना एयरवे, ऑपरेशन के बाद एयरवे मेंटेन करना सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर 1 पे जो प्रायोरिटी आती है वो है क्लाइंट के एयरवे को मेंटेन करो। नेक्स्ट, अगर किसी का इलियोस्टमी हुआ है तो उस मरीज में याद रखना किस चीज़ का रिस्क होता है? फ्लूइड इम्बैलेंस का, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का रिस्क होता है ऐसे व्यक्ति में जिस व्यक्ति में इलियोस्टोमी की गई हो। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉसबी में आप पीछे सॉल्व करेंगे, वहाँ पे डायरेक्टली लिखा होगा एक पेशेंट का इलियोस्टोमी कर रखा है, किस चीज़ का रिस्क है? फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। नेक्स्ट, अगर कभी भी आपको थ्रोम्बोफेलेबाइटिस से प्रिवेंट करना है, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में ऑपरेशन हो रखा है मरीज का और हम चाहते हैं कि उसको थ्रोम्बोफेलेबाइटिस से बचाया जाए, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन ना होने दिया जाए, तो अर्ली एम्बुलेशन जितने जल्दी हो सके मरीज को कहिए कि आप बेड से उठिए और चलना स्टार्ट करिए, जिससे क्या होगा? वीनस स्टेसिस नहीं होगा और थ्रोम्बोफेलेबाइटिस के चांसेस कम होंगे। तो याद रखना कभी भी आपसे पूछे थ्रोम्बोफेलेबाइटिस को ऑपरेशन के बाद प्रिवेंट करने का सबसे अच्छा क्या तरीका हो सकता है? अर्ली एम्बुलेशन। पेशेंट को कहेंगे अर्ली एम्बुलेशन करिए। नेक्स्ट, आफ्टर गैस्ट्रेक्टमी, अगर किसी मरीज की गैस्ट्रेक्टमी हो रखी है, ड्रेनेज फ्रॉम एनजी ट्यूब ब्लडी नॉर्मल फॉर 24 आवर, यानी कि अगर किसी की गैस्ट्रेक्टमी हुई है और उस मरीज की गैस्ट्रेक्टमी के बाद आपने एनजी ट्यूब लगाया हुआ है और उस एनजी ट्यूब में ब्लडी डिस्चार्ज आ रहा है, तो याद रखिएगा कि यह एक नॉर्मल फाइंडिंग है। ब्लडी डिस्चार्ज आना 24 घंटे तक गैस्ट्रेक्टमी के बाद एक नॉर्मल फाइंडिंग है। ये नहीं सोचिएगा मरीज को ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि 24 घंटे तक उसमें रेड कलर की ब्लीडिंग आपको देखने को मिल सकती है। ड्रेनेज फ्रॉम एनजी ट्यूब अगर ब्लडी है 24 आवर्स तक तो वह नॉर्मल माना जाता है। नेक्स्ट है मास्टेक्टमी, अगर किसी फीमेल की मास्टेक्टमी की गई है, ब्रेस्ट रिमूव किए गए हैं, तो उसे हम कहेंगे कि आर्म की एक्सरसाइजेज नहीं करिए, वेट नहीं उठाइए। अगर आप गार्डन में जा रहे हैं तो ग्लव्स पहनिए, क्योंकि हम जानते हैं मास्टेक्टमी के साथ उसके लिम्फ नोड भी निकाल दिए गए हैं, इसीलिए इन्फेक्शन का खतरा है। इसीलिए अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं तो ग्लव्स पहनिए, वेट नहीं उठाइए, आर्म एक्सरसाइज नहीं करिए और आर्म को एलिवेट करके रखिए पिल्लों में, ताकि उस मरीज को ना हो एडिमा। ये सारे पॉइंट्स अपने कॉपी में लिखिए गए, हर एक पॉइंट एक क्वेश्चन बनता है मॉसबी का। आगे बढ़ते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। याद रखना ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि ऑपरेशन के बाद मरीज को एटिलेक्टेसिस से बचाना है,
यानी एल्वोलाई कोलैप्स ना हो उससे बचाना है, तो आप मरीज को बोलोगे कि आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए, या फिर आप उसको बोलोगे कि आप क्या करिए, आप इंसेंटिव स्पायरोमेट्री का यूज़ करिए। काफ़ी बार मौसबी में पूछा हुआ है, ऑपरेशन के बाद इंसेंटिव स्पायरोमेट्री का यूज़ क्यों किया जाता है? पेशेंट को एटिलेक्टिसिस से बचाने के लिए, उसकी एल्वोलाई कोलैप्स ना हो उससे बचाने के लिए। और इसमें आप देखने को मिलेगा आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी मरीज को एटिलेक्टिसिस होता है, ब्रेथ साउंड एब्सेंट होता है, ब्रेथ साउंड एब्सेंट होता है। बच्चे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रेथ साउंड आपको डिमिनिश्ड सुनाई देंगे। आने वाले लेक्चर्स में आपको मैं ज़रूर बताऊंगा किस किस में ब्रेथ साउंड डिमिनिश्ड सुनाई देते हैं। बहुत सारी कंडीशन होती है, जैसे कि न्यूमोथोरैक्स में भी ब्रेथ साउंड डिमिनिश्ड होते हैं। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। एटेलेक्टिसिस अगर किसी मरीज को हो रखा है तो उसमें भी ब्रेथ साउंड क्या आएंगे? डिमिनिश्ड आएंगे। और इंसेंटिव स्पायरोमेट्री का यूज़ किससे बचाने के लिए किया जाता है? एटेलेक्टिसिस। ओटी के बाद आप पेशेंट को क्या बताएंगे? डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए ताकि एटेलेक्टिसिस ना हो। चलिए डायबिटीज़ की बात करें पोस्ट ऑप पीरियड में, तो डायबिटीज़ वाले व्यक्ति को आप जानते होंगे कि उसका डिलेड वुंड हीलिंग होता है। डायबिटीज़ जिस व्यक्ति को है उसका वुंड हीलिंग डिले होता है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, वुंड हीलिंग किस में डिलेड देखने को मिलेगी? डायबिटीज़ वाले व्यक्ति में। इसीलिए खतरा होता है कि उस व्यक्ति को वुंड का इन्फेक्शन हो सकता है। अगर वो कभी आपसे मौजूद में प्रश्न पूछे, डायबिटीज़ का पेशेंट है, ऑपरेशन के बाद किस चीज़ का ध्यान रखेंगे? वुंड इन्फेक्शन के लिए देखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि उसका वुंड हीलिंग क्या होगा? डिले होगा। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंजॉइनल हर्निया। तो इंजॉइनल हर्निया जब किसी व्यक्ति को होता है तो आपको दो चीज़ें करनी है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में। ऑपरेशन के बाद आपने क्या करना है? स्क्रोटम को सपोर्ट करना है पिलो से, और स्क्रोटम में आइस बैग अप्लाई करना है। दो बातें याद रखना। डायरेक्टली मौसबी का क्वेश्चन है कि अगर किसी व्यक्ति को इंजॉइनल हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, ओटी हुई है, तो स्क्रोटम को सपोर्ट करें पिलो के साथ और स्क्रोटम में आइस बैग अप्लाई करें। नेक्स्ट है कैटेरेक्ट। अगर किसी मरीज की कैटेरेक्ट की सर्जरी हुई है तो उसको स्टूल सॉफ्टनर दो, क्योंकि अगर व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन होगा और वो क्या करेगा, कॉन्स्टिपेशन के लिए वो व्यक्ति अगर बाउल इवैक्यूएशन के टाइम पे उस समय पे फोर्सफुली बाउल इवैक्यूएट करेगा तो उसकी वजह से उसका IOP बढ़ सकता है। इसीलिए याद रखना उसका जो स्टूल सॉफ्टनर दिया जाता है ताकि उस मरीज को कॉन्स्टिपेशन ना हो, क्योंकि हम जानते हैं अगर व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन हुआ, फोर्सफुल इवैक्यूएशन अगर वो करेगा स्टूल का, तो IOP बढ़ सकता है, जो कि कैटरेक्ट के मरीज में एक अपने आप में डेंजर साइन है। ओके, नेक्स्ट। इसी तरीके से बच्चे ग्लूकोमा में भी कोशिश करिएगा मरीज का IOP ना बढ़े, मरीज का IOP ग्लूकोमा में ना बढ़े, ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ओटोस्क्लेरोसिस। ओटोस्क्लेरोसिस में क्या क्या ध्यान रखनी है आपको बातें याद रखना। ऑटोस्क्लेरोसिस में उसी साइड पे लेटा जाता है, लाइंग ऑन ऑपरेटेड साइड पे ही लेटा जाता है ताकि ड्रेनेज फैसिलिटेट हो। अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑटोस्क्लेरोसिस के केस में जिस साइड ऑटोस्क्लेरोसिस में ओटी हुई है उसी साइड को आप लेटाएंगे मरीज को ताकि ड्रेनेज फैसिलिटेट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्प्लीनेक्टमी से बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। अगर मरीज में स्प्लीनेक्टमी कर रखी है, स्प्लीन को रिमूव किया है, तो आप जानते होंगे कि स्प्लीन की ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, हाईली वस्कुलर होता है। तो ऐसे मरीज में जिसमें स्प्लीन को हटाया गया है, ब्लीडिंग का बहुत ज़्यादा खतरा है। और काफ़ी बार एम्स ऋषिकेश में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस चीज़ के लिए देखेंगे उस मरीज में जिसका स्प्लीनेक्टमी हो रखी है, तो आंसर जाता है एब्डोमिनल डिस्टेंशन, क्योंकि हम ये जानते हैं कि स्प्लीन हाईली वस्कुलर ऑर्गन है और उससे ब्लीडिंग हो सकती है उसको रिमूव करने के बाद, तो हम एब्डोमिनल डिस्टेंशन के लिए देखेंगे। अगर एब्डोमिनल डिस्टेंड हो रहा है तो समझ जाओ अंदर ब्लीडिंग हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है फ्रैक्चर मैंडिबल। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगर किसी की मैंडिबल बोन फ्रैक्चर हो चुकी है तो याद रखना मरीज को अगर वॉमिटिंग हो रही है तो आपको मरीज को बार बार देखते रहना है, क्योंकि मैंडिबल फ्रैक्चर हो रही है तो पेशेंट स्वेलो नहीं कर पाएगा। ऐसे टाइम पर अगर मरीज को वॉमिटिंग होती है तो उस पेशेंट में एस्पिरेशन हो सकता है। इसीलिए याद रखना अगर मरीज का फ्रैक्चर्ड है मैंडिबल तो आपको वॉमिटिंग के लिए देखना है कि मरीज को वॉमिटिंग ना हो,
क्योंकि उससे एस्पिरेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा और एग्ज़ाम से पहले 1 महीने पहले इन सारे पॉइंट्स को बाय हार्ट रिवाइज करिएगा। रोज़ सुबह उठ के इन पॉइंट्स को रिवाइज करिए कीजिए। नेक्स्ट है मास्टेक्टमी। अगर किसी फीमेल की ब्रेस्ट रिमूव किया गया है तो हैंड को एलिवेट करना है पिलो में ताकि एडिमा ना हो। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बारी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट, क्लेफ्ट लिप की सर्जरी। ध्यान रखिएगा, अगर क्लेफ्ट लिप है तो आप जो पोजीशन देते हो वो सुपाइन पोजीशन देते हो, मरीज को सुपाइन पोजीशन देते हो अगर क्लेफ्ट लिप है। जबकि अगर क्लेफ्ट पैलेट है तो मरीज को प्रोन पोजीशन दी जाती है ताकि ड्रेनेज बाहर आए। तो याद रखना, क्लेफ्ट पैलेट में हमेशा कैसी पोजीशन? प्रोन पोजीशन, और क्लेफ्ट लिप में सुपाइन पोजीशन। चलिए, अच्छा, अगर व्यक्ति को क्लेफ्ट लिप है, एक और बात सुनिए, अगर व्यक्ति को क्लेफ्ट लिप है तो आपको क्या करना है? उसको मिनिमाइज करना है कि बच्चा रोए ना। अगर बच्चा रोएगा तो सूचर जो हमने लगाए हैं उस सूचर पे प्रेशर पड़ेगा। तो क्लेफ्ट लिप के बच्चे में हमें कोशिश करनी है कि बच्चा कम से कम रोए ताकि कम से कम प्रेशर पड़े सूचर्स में। ठीक है। नेक्स्ट है क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट में प्रोन पोजीशन देते हैं और क्लेफ्ट पैलेट में आप कभी भी स्ट्रॉ का इस्तेमाल नहीं करोगे। मरीज को, बच्चे को स्ट्रॉ से नहीं पिलाओगे, स्पून से नहीं पिलाओगे, आप टूथ ब्रश का इस्तेमाल नहीं करोगे क्योंकि सूचर्स लगे होते हैं, वो डिसरप्ट हो सकते हैं ओटी के बाद। इसलिए स्ट्रॉ का यूज़ नहीं करेंगे, स्पून का यूज़ नहीं करेंगे एंड टूथ ब्रश का यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरीके से एक प्रो टिप है बच्चे, टूथ ब्रश का यूज़ और कहाँ नहीं करते हैं? अगर ट्रांसस्फिनॉइडल प्रोस्टेक्टमी, सॉरी, मैं आपको बता दूंगा। ट्रांसस्फिनॉइडल पिट्यूटरी ग्लैंड को हम नोज़ के थ्रू जिसमें अप्रोच करते हैं, ट्रांसस्फिनॉइडल एग्जैक्टली में पिट्यूटरी है आई गेस, उसमें भी आप टूथ ब्रश का यूज़ नहीं करते हो क्योंकि वहाँ पर भी सूचर्स लगे हुए होते हैं। ओके, तो ट्रांसस्फिनॉइडल नोज़ के थ्रू आप पिट्यूटरी ग्लैंड को जब अप्रोच करते हो उस कंडीशन में भी ओटी के बाद सूचर्स लगे हुए होते हैं। ऐसे कंडीशंस में भी आपको टूथ ब्रश का यूज़ नहीं करना होता है। चलिए आगे देख लेंगे उस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है कोलिस्टोमी। अगर मरीज में कोलिस्टोमी की गई है, कोलिस्टोमी का फॉर्मेशन किया गया है, तो याद रखना वो 2 से 4 दिन तक फंक्शन नहीं करेगा। हम कहते हैं कि 72 आवर्स तक वो आपको फंक्शन नहीं करते हुए दिखेगा। अगर कोलिस्टोमी बनाई गई है तो हो सकता है 72 घंटे तक वो आपको काम ना करते हुए दिखे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पेरिस्टाल्सिस, क्योंकि 72 घंटे ओटी के बाद या कोलिस्टोमी बनाने के बाद पेरिस्टाल्सिस एब्सेंट होती है, तो 72 आवर्स तक वह फंक्शनल नहीं होता है। एक और प्रश्न पूछा जाता है, कोलिस्टोमी के बाद अगर आपको गैस पैसेज देखने को मिल रहा है तो आप समझ जाइए कि पेरिस्टाल्सिस प्रेजेंट है, यानी कि पेरिस्टाल्सिस स्टार्ट हो गई है। यह भी एक प्रश्न है जो कि पूछा जाता है। तो ये कुछ 17 पॉइंट मैंने आपको एनक्लेक्स के और मॉसबी के बताए। इसमें लिपिन कॉर्ड भी शामिल है और इन सारे पॉइंट्स को पोस्ट ऑपरेटिवली ध्यान रखिएगा जब भी प्रश्न आपसे नॉर्सेट एग्जामिनेशन में पूछा जाए। वैसे भी अब जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है वो सिनेरियो बेस्ड आएंगे, तो ऐसे कंडीशंस में ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बाकायदा अगर आप वन लाइनर्स पढ़ें तो उसके कंपैरेटिवली ये पॉइंट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए, थैंक यू। इस स्लाइड में इतना ही, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट स्लाइड में।